नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज़्यादा वक़्त नहीं बचा है और तमाम दल जो हैं वो इसकी तैयारियों में भी जुट गए हैं। ऐसे में बात करेंगे यूपी की क्योंकि कहते हैं कि यूपी के बिना जो है वो दिल्ली की कुर्सी का रास्ता तय करना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, पहले तो आपका एबीपी गंगा पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत पंकज जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरा हाँ, पंकज जी मेरा पहला सवाल आपसे लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा हुआ है कि बीजेपी इस वक़्त मौजूदा स्थिति में कितनी मजबूत है यूपी में 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए यूपी में नो डाउट अगर आप सीटों की संख्या देंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन अभी कल ही घोसी में उपचुनाव हुआ है और जहां पर ऐसी स्थिति लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार भी सकती है। मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसी रिपोर्ट आई है उसमें पूरा विपक्ष जिस तरह से एकजुट हुआ है वहां पर, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है लेकिन कांग्रेस हो या अन्य दल भी उसका समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है या जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वो चुनाव जीत जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें आएंगी। और मायावती जी ने पिछली बार मिलकर चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से। जाहिर है उनको समाजवादी पार्टी से ज्यादा फायदा हुआ था, उन्होंने 10 सीटें जीते थी जबकि समाजवादी पार्टी जहां तक 5 पे ही रह गई थी। इस बार वो अभी तक अकेले लड़ने की बात कर रही हैं और ये भी सुगबुगाहट है कि शायद चुनाव के पहले वो भी गठबंधन में शामिल हों। अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो अकेले अगर लड़ेंगी भी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो दो ध्रुवीय होगा, जैसे कि विधानसभा चुनाव हुआ। और अब चूंकि कांग्रेस भी साथ है और राष्ट्रीय एक स्थिति बनने जा रही है, राष्ट्रीय प्रश्नों पर चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत तो जरूर है और शायद सीट भी उसकी ज्यादा है, लेकिन विपक्ष भी पहले से बहुत बेहतर करेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछला उसका रिकॉर्ड है 2019 के चुनाव का, उसको वो दोहरा पाएगी। जी। पंकज जी, बीजेपी ने ये नारा दिया है कि वो 80 की 80 सीटों का उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2024 के चुनाव में जीतनी है। अभी एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस भी बन चुका है। तो आप अगर मैं यूपी की स्थिति की अगर बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि कितना मजबूती से बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार है इंडिया अलायंस? मैंने अभी आपको बताया कि घोसी उपचुनाव में उसका एक टेस्ट था और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां सभी दल, जो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, और चाहे जो अपना दल का कृष्णा पटेल वाला फ्रैक्शन हो, ये सारे लोगों ने वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां की लड़ाई बहुत ज्यादा कांटे की हो गई। आमतौर पर उपचुनाव सत्ता पक्ष जीतता रहा है, जिसकी भी सरकार रही हो, ये कॉमन बात मानी जाती है। लेकिन वहां का जिस तरह से चुनावी समीकरण बैठे हैं, वहां रिजल्ट उलट भी सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को आसानी से मुकाबला कर सकता है। पंकज जी, घोषी उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था। तो अभी आपने कहा कि हो सकता है कि बीजेपी ये सीट जो है वो हार जाए। तो ऐसे क्या फैक्टर्स रहे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि किन फैक्टर्स पे बीजेपी पीछे रह गई थोड़ा? देखिए, एक तो बात बहुत सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास धार्मिक और भावनात्मक नारों के अलावा कुछ नहीं है। उसने पिछले चुनाव में जो 22 का हुआ विधानसभा, उसमें ये कहा था कि हम चुनाव जीते तो जो बिजली का बिल है किसानों का वो माफ कर देंगे। आप पता कर लीजिए, उस पर कोई चर्चा तक नहीं होती। जिस तरह से उन्होंने आवारा मवेशियों की बात कही थी, उस पे नियंत्रण पाने के लिए आज गांव-गांव किसान परेशान हैं। बिजली की समस्या है, खाद की समस्या है, डीजल का जो रेट है जिसने किसानों को की लागत दोगुनी से ज्यादा कर दी है, जबकि इनका दावा था कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। युवा बेरोजगारी की इंतहा से परेशान है, महंगाई चरम पर है। तो जो भी समस्याएं हैं, रसोई गैस का सिलेंडर आप जानते हैं कि कम करने की बात हो रही, तब भी वो इतना ज्यादा है कि उज्ज्वला गैस वाले तो उसको दोबारा नहीं भरवा सकते। तो अगर हम लोगों की जाती जिंदगी की स्थिति को देखें तो उसमें कोई कमी, सहूलत में कोई उन्हें लोगों को आराम नहीं मिला है, तकलीफें बढ़ी हैं। अब ऐसे में भावनात्मक मुद्दे उठाकर, धर्म का मुद्दा उठाकर, मंदिर का मुद्दा उठाकर लोगों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन
जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है और जिस तरह से जाति जनगणना के प्रश्न पर लोग एकजुट हो रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी के प्रश्न पर एकजुट हो रहे हैं, तमाम सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, उसका असर हमको घोसी उपचुनाव में भी दिखाई पड़ा और जिसका नतीजा यह है कि वहां पर बेहद कांटे की टक्कर हो गई। दूसरी बात, जो इनके प्रत्याशी महोदय हैं वो हर बार अपना पाला बदल लेते हैं, अपना चुनाव क्षेत्र भी बदल लेते हैं। 2017 में कहीं और से लड़े थे, 2000 मधुबन एक जगह वहां से लड़े, 2022 में यहाँ पर आए लड़ने तो समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया और जीत भी गए। अब वो 1.5 साल भी नहीं हुआ, उन्होंने पार्टी बदल ली और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो उनका बिहेवियर है, उनकी जो साख है इनके प्रत्याशी की, भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत नीचे चली गई है। और अगर उनके सजातीय समूह को छोड़ दें तो वहां पर बड़े तादाद में लोग इनको हराने पर आमादा हैं और इसीलिए आपने देखा होगा, ऐसी तमाम खबरें आई हैं कि वहां पर लोगों को वोट देने से रोकने की बहुत कोशिशें हुई। खास तौर पर माइनॉरिटीज के कई इलाकों में पुलिस वालों ने उनका आधार कार्ड तक रखवा लिया और कहा कि आपका तो फर्जी है, यानी वोटिंग के दिन वोटिंग ज्यादा ना हो, इसकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने कोशिश की, जिसका नतीजा है कि वोट प्रतिशत बहुत कम है। मेरा ख्याल है 50% के आसपास ही वोट पड़ा है, जो एक गंभीर बात है। मतलब कि दारा सिंह को टिकट देना बीजेपी के लिए थोड़ा गड़बड़ मामला हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक ही तरीका है, वो कहने को चाहे जो राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की बात करें, उन्होंने छोटी छोटी जातियों और उनके नेताओं को पकड़कर, खरीद कर, लालच देकर किसी भी तरह अपने पाले में करने का उनका एक अभियान है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो कुछ दिन पहले गाना गाते थे चल सन्यासी मंदिर में, और बीजेपी का तो मतलब बाजा बजा देंगे जैसे बयान देते थे, वो इस समय इनकी पार्टी में है, इनके साथ है, मतलब इनके गठबंधन में है। वैसे ही चौहान को भी लाया गया। चौहान को लाने का यही एक कारण था कि उन्हें लगता है कि जो चौहान जाति है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसकी ठीक ठाक संख्या है, उसका उन्हें वोट मिले। तो ये उत्तर प्रदेश को जातियों के गणतंत्र में बदलने की कोशिश है। ये लोकतंत्र वगैरह पे इनकी कोई आस्था नहीं है। जातियों का एक बड़ा जमाव और समूह इकट्ठा करके ये सीट पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। पंकज जी, घोषी उपचुनाव जब हो रहा था तो दो नाम जो सपा से बीजेपी में आए, एक तो दारा सिंह जी, दूसरा ओम प्रकाश राजभर जी। कहा जा रहा था कि इस चुनाव पे ही निर्भर करता है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हो, ग्राउंड पर कई चीजें देखने को भी मिली है कि बीजेपी के हाथ से ये सीट जाती दिख रही है। तो क्या लगता है कि आगे चल के दारा सिंह और राजभर का क्या होगा? देखिए, दारा सिंह और राजभर ये सारे लोग इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने करीब वो लाए हैं कि आप इस्तेमाल करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो, यही एक है तरीका। राजभर जो कि लगातार इनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते रहे, अचानक कैसे प्रिय हो गए? सीधी सी बात है, इन्हें लगता है कि जातियों के कुछ नेताओं को अपने पाले में लाओ और वो जाति के नेता ये बताते हैं कि हम अपनी जाति का वोट आपकी ओर ट्रांसफर करा देंगे। इसके लिए किस तरह से पैसा और मंत्री पद वगैरह बांटा जाता है, संजय निषाद जो बोलते थे, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राम तो अपने पिता की संतान ही नहीं थे और ये राम भक्त पार्टी उनको अपना मंत्री बनाए हुए है क्योंकि निषादों का वोट चाहिए। तो इनके लिए सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है, इनके लिए न कोई विचार है, न कोई आचार है, न कोई धर्म है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे लोगों का यह है कि वो अपने जो उनका समाज का वोट है, जिसको जाति के वो नायक बनते हैं, अगर वो उनके साथ खड़ा रहा तो उसका सौदा करेंगे और वो सौदा करते रहे, कभी इधर कभी उधर, तो उनका भविष्य तो इसी सौदेबाजी पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।